Hi, this is Neha and I welcome you all to my class in which we are going to discuss the topic intelligence and its theories. आज की क्लास में हम इंटेलिजेंस को समझेंगे कि ये क्या होता है और इसकी थ्योरीज को हम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बेसिस पर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली थ्योरीज पर तो आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जरूर हम समझेंगे। क्विकली बात करते हैं इंटेलिजेंस से कि इंटेलिजेंस क्या होता है। आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछिए, किसी लेमन लैंग्वेज में आप जानने की कोशिश कीजिए कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि इफ यू आर गुड एट एकेडमिक देन इट इज योर इंटेलिजेंस। आपके इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? नॉर्मली जो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट कहलाते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, उन्हें इंटेलिजेंट समझा जाता है। बट साइकोलॉजी में जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और साइकोलॉजी का ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो इंटेलिजेंस टॉपिक के बिना कंडक्ट कराया जा सके। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डिफरेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में। यहाँ तक कि यूपीएससी में जो लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उन्हें भी इस टॉपिक को डीपली पढ़ना होता है। एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी देखें तो इंटेलिजेंस के डिफरेंट टेस्ट हैं जिन्हें कंडक्ट कराया जाता है और प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। तो आज हम इंटेलिजेंस को समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज अगर हम बात करें तो हमारी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है। जस्ट इन केस अगर आप कॉग्निटिव टर्म से पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो लेट मी टेल यू कि हमारा जो ब्रेन डिफरेंट एक्टिविटीज को पजेस करता है उस प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं, राइट। लेट मी राइट इट फॉर यू हियर कि कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। कॉग्निशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ सकती हैं? मेंटल एक्टिविटीज, जिनको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज का भी नाम देते हैं। कॉग्निशन के प्रोसेस में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है उनको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कहते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? पहली बात, कॉग्निटिव एबिलिटीज। मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये क्या क्या हो सकती हैं? हमारा माइंड क्या क्या चीजें एक्शन परफॉर्म करता है? देखिए, सोचता है, थिंकिंग को रख सकते हैं इसमें हम, राइट। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और क्या क्या कर सकता है हमारा माइंड? सोचिए, डिस्क्रिमिनेट, आई वाज राइटिंग राइट, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, थिंकिंग, डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा एनालाइज कर सकता है, चीजों को एनालाइज करता है, मेमोराइज करता है, मेमोरी जो है इसका पार्ट है, मेमोरी। परसीव करता है, राइट, परसीविंग भी एक ऑप्शन हो गया, परसीव भी लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से हमारी जो डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं बहुत बेसिक है। सोचना, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग भी हम लिख सकते हैं और इस तरीके से बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को हम लिख सकते हैं। अब ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हम कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो आप बच्चे के मार्क्स देखते हैं, पूछते हैं अरे आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए, कैसे ग्रेड्स आए, ओह दैट्स वेरी इंटेलिजेंट। दिस इज अ वेरी जनरल वे ऑफ डिफाइनिंग इंटेलिजेंस। बट साइकोलॉजी में हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कॉग्निशन के प्रोसेस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और कॉग्निशन क्या पजेस करता है? डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज को ही हम के प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं। और ये कॉग्निशन का प्रोसेस या डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन परफॉर्म करता है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जिनको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज या मेंटल एबिलिटीज भी कहते हैं। इसी कॉग्निटिव को आप क्या समझ सकते हैं? दूसरा टर्म मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज तो सुना है ना आपने, बस वही ये सब चीजें हैं। थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, रिटेंशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स जिनको आप डिटेल में इंटेलिजेंस की थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ये कहें कि जब हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं या हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिवली कर पाता है तब हम कहते हैं कि द पर्सन इज इंटेलिजेंट, राइट। जब कोई पर्सन इन एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, इन एक्टिविटीज और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई जो जो कुछ भी हमारा ब्रेन परफॉर्म कर सकता है, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजों के लिए ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्ट करता है, राइट। तो वो जो डायरेक्शंस देता है, तो जब ये चीजें नहीं कर पाता है कोई पर्सन तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होता? तभी वो पर्सन मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आता है। आपने मेंटल रिटार्डेशन, जिसका न्यू टर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सुना होगा कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एकेडमिकली पुअर होते हैं या लाइफ में भी कुछ चीजों को नहीं कर पाते तो हम उनको कहते हैं कि ये तो इंटेलिजेंट नहीं है बिल्कुल भी, राइट। अगर बहुत ही एकदम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाए तो कहते हैं ये तो इससे तो कुछ नहीं आता है, बेवकूफ है। इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करते हैं लोग, राइट। तो वो जो हमारा परसेप्शन है दूसरे पर्सन के बारे में वो क्यों है, हम उसे क्यों कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है? क्योंकि हाँ वो कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज है जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
इसी वजह से हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कहते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इस कॉग्निशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन क्या हम किसी के ब्रेन के अंदर जाके देख सकते हैं कि कॉग्निशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है? अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना चाहती हूँ कि उन मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर को उन्हें कितना समझ में आया है, तो मैं कैसे करूँगी? मैं उनके ब्रेन में तो नहीं जा सकती। मैं उनका टेस्ट लूँगी, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूँगी, उनके आंसर देने की स्पीड, उनका आंसर देने का कंटेंट जो यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, कितने वो क्विकली आंसर कर रहे हैं, कितना मिनिमल मूव्स वो कर रहे हैं, कितना स्पीड में वो काम को कर रहे हैं, यही सब तो डिसाइड करेगा ना कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया, राइट? तो अगर मुझे ये मेज़र करना है, तो मैं इसके लिए किसी न किसी मेथड को अप्लाई करूँगी। यानी कि अगर मुझे किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को चेक करना है, ये तो मैं बहुत वैसे लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ऐसे किसी के इंटेलिजेंस को आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी पर्सन को देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी वो हम बता रहे हैं वो समझ पाया है नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? थ्रू हिज बिहेवियर। एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मे बी हम उसे क्वेश्चन पेपर देंगे वो सॉल्व करे, मे बी हम क्वेश्चन पूछेंगे जो वो आंसर करे। देयर कुड बी सेवरल वेज टू फाइंड इट आउट, बट इन ऑर्डर टू असेस द इंटेलिजेंस हम पर्सन की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे। अब जो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ किया हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। आई थिंक आई नीड टू रिमूव इट नाउ। ये सब चीज़ों को आपने समझ ही लिया होगा कि जो हमारी डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ पहले साइकोलॉजिस्ट का नाम जिन्होंने इंटेलिजेंस की फील्ड में वर्क किया। देखिए ये अपने आप में एक एमसीक्यू है, अपने आप में एक एमसीक्यू बनता है अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। तो हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस? आई थिंक इट्स क्लीन इनफ। तो क्या हम बोलेंगे? अल्फ्रेड बिने। इनके नाम के कई प्रोनाउंसिएशन हैं, आपको जो पसंद आया वो बोल सकते हैं। कुछ कहते हैं अल्फ्रेड बिने, कुछ कहते हैं अल्फ्रेड बाइनेट। सो देयर कुड बी काफ़ी सारे इनके नाम के प्रोनाउंसिएशन है। सो ही वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया, बट एक्चुअली वर्क किया इन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट्स पर या डिफरेंट ऐसे बच्चों पर जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में थे, अलग अलग कल्चर में थे, डिफरेंट लोकेशंस पर थे। ऐसे बच्चों के ऊपर स्टडी की और ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। बच्चों के अलावा इन्होंने बड़ों पर भी वर्क किया, क्योंकि इंटेलिजेंस केवल बच्चों के लिए नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि उसके मार्क्स आए या उसने कैसा परफॉर्म किया, हम उस बेसिस पे उसको इंटेलिजेंट कह देते हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इन्होंने एक ब्रॉड रिसर्च करी, बड़ी रिसर्च करी और फिगर आउट करने की कोशिश करी कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में क्यों फेल होता है, डिसीजन मेकिंग में क्यों फेल होता है, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी वर्क जो है वो बेटर तरीके से क्यों कर पाता है, या फिर दूसरे उसको क्यों नहीं कर पाते हैं। वो कंपैरिजन इन्होंने फिगर आउट करने की कोशिश करी। तो इस केस में जब इन्होंने वर्क किया तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी वो फर्स्ट थ्योरी है जो इंटेलिजेंस की फील्ड में साइकोलॉजी में प्रोड्यूस की गई फर्स्ट थ्योरी है। अभी हम उस थ्योरी की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम इंटेलिजेंस पर ही हैं, और अब हम ये बात भी करेंगे जो इसकी थ्योरीज हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड भी हैं। तो आपने अभी क्या क्या समझा, कितना समझा, उसको क्विकली रिकॉल करते हैं कि हमने समझा कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को किस तरह से, किसी भी एक्शन को किस तरह से बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाता है, उसकी जनरल मेंटल एबिलिटी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन दी गई है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछी जाती है कि ये कहाँ पर मेंशन की गई है। तो इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, नोइंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस है जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। टर्मन, आई प्रोवाइड यू सेपरेट पीडीएफ फॉर इट, जिसके थ्रू आप इसको देख पाएंगे कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी डेफिनेशंस है। कुछ डेफिनेशंस तो आपको लर्न करके जानी होंगी अगर एग्जामिनेशन में आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जा रहे हैं तब तो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखनी। और अगर आप किसी एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं और देख के आप आइडिया लगा लेंगे कि ये टर्मन ने दी थी या ये वेशलर ने दी थी या किसी पर्सन ने दी थी, तो वो इतनी बड़ा मसला नहीं है। तो कहने की बात अभी फिलहाल ये कि इंटेलिजेंस क्या है, डिफरेंट हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो इंटेलिजेंस है। अब इंटेलिजेंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में, आई मीन इंटेलिजेंस की थ्योरीज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दो अप्रोचेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस जो इसकी थ्योरीज हैं वो डिफरेंट अप्रोचेस में आती हैं। पहली अप्रोच है साइकोमेट्रिक अप्रोच,
साइकोमेट्रिक अप्रोच, इसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं वो अभी आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं इसको। और दूसरी है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इन दोनों को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है दोनों अप्रोच, और उसके बाद समझाऊंगी कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इन दोनों की कैटेगरी में फॉलो होती हैं। देखिए पहले समझिए साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है। नाम में क्या दिया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। जब हम किसी भी पर्सन के इंटेलिजेंस को इवेलुएट करते हैं, तो मैंने आपको भी बताया कि हम उसको किसी प्रोसेस के थ्रू इवेलुएट करेंगे, वो कोई काम कैसा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप एक मुझे बढ़िया सी पेंटिंग बना के दीजिए जिसमें नेचर है, फ्लावर है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी, तो मान लीजिए एक्टिविटी मैंने 5 बच्चों को दी है, तो उन 5 बच्चों का जो आउटकम है वो डिफरेंट आएगा। कोई भी पर्सन कितना क्रिएटिवली से करता है, कितना नीटली करता है, कितने कम टाइम में करता है, और क्या चीजें वो अपनी तरफ से ऐड ऑन करता है, मीन्स देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स टू जज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ऑन दैट बेसिस वी विल सी हाउ इंटेलिजेंट द पर्सन इज राइट। तो ये हम एवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में बच्चे ने जिन कंपोनेंट्स का यूज किया, अब समझिएगा यहाँ पे क्योंकि यहीं से मैं कनेक्ट आपको करने वाली हूँ। बच्चे ने उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए जिन डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज किया, कंपोनेंट्स व्हाट, बाहर नहीं है वो कंपोनेंट्स, उसके अंदर हैं। यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए जिन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का यूज किया जो उसका माइंड एक्शन में ले रहा है, उन एलिमेंट्स को हम इंटेलिजेंस के फैक्टर्स कहते हैं। इंटेलिजेंस के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो सकता है, इसके अलावा मैथमेटिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सकती है। वो सारी चीजें जो किसी टास्क को करने में पर्सन लगाता है, जब हम उन्हें एज अ फैक्टर देखते हैं, तो वो सारे फैक्टर पर बेस्ड जितनी थ्योरीज हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच में आ जाती हैं। दोबारा समझिएगा और समझिएगा इनफैक्ट कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन सी थ्योरी आएंगी। जैसे अल्फ्रेड बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल फैक्टर है, राइट। अब ये क्या है, सिंगल फैक्टर है। इसके अलावा ऑर्थर जेनसन ने इंटेलिजेंस को 2 लेवल में डिवाइड किया, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो वो लेवल्स क्या हैं, डिफरेंट फैक्टर्स की तरह से हैं। तो ऐसी थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच में आती हैं जहां इंटेलिजेंस को एक स्ट्रक्चर माना जाता है, इंटेलिजेंस को एक फैक्टर माना जाता है। वो सारी थ्योरीज साइकोमेट्रिक अप्रोच में आती हैं। जैसे स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, यहाँ पे इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर हैं, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसी वजह से ये क्या है, हम इन्हें एक स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं। जहां पर भी हम इंटेलिजेंस को स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखेंगे, वो थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आएगी। ओके। दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। यहां से आप वर्ड पिक कर लीजिए, प्रोसेसिंग। जैसे आपने यहाँ से स्ट्रक्चर पिक किया था, इसीलिए मैंने इसको लिखा भी था यहाँ पे, जरूरी था ये बताना आपको कि स्ट्रक्चर क्यों यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग है ना, ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, अब वो वाली बात आ गई जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, कि जब इंटेलिजेंस एक मोशन में है, राइट, मूवमेंट में है, मतलब किस एक्शन के थ्रू दिख रहा है, इंटेलिजेंस किस कंपोनेंट की फॉर्म में दिख रहा है, विल गो अंडर साइकोमेट्रिक अप्रोच। एंड इंटेलिजेंस किस प्रोसेस के अंडर दिख रहा है, विल कम अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। जैसे कि पास मॉडल जो है उसमें इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस की फॉर्म में दिखाया गया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, वहां पे वो इंटेलिजेंस को कंपोनेंशियल, एक्सपेरिएंशियल, क्रिएटिव, डिफरेंट टाइप का, प्रैक्टिकल, इस तरीके का डिफरेंट इंटेलिजेंस के 3 डिफरेंट टाइप्स बताते हैं। तो वो टाइप क्या है, वो प्रोसेस हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो एक टाइप है इंटेलिजेंस का जो प्रोसेस की फॉर्म में नजर आता है। तो ऐसा इंटेलिजेंस जब वो हमें प्रोसेस की फॉर्म में नजर आता है, विल कम अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। एंड जब वो अंदर आएगा साइकोमेट्रिक अप्रोच के, कब, जब वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा। मैंने अपनी बातों को कई बार रिपीट किया है जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज को दोबारा सुनना है, देन दिस इज द वीडियो, यू कैन प्ले एज मेनी टाइम एज यू वांट। सो दिस वाज अबाउट इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट अप्रोचेस। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन ही करा है, ऑल्दो आई नो द वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग फॉर यू, बट अगर आप पूरा देख चुके हैं तो फिर आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज की जरूरी होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ के निपटाना तो बहुत आसान है, मगर अच्छे से समझना इज रियली डिफिकल्ट। सो आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। देन प्लीज
press the like button for me. This is also an encouraging factor for me as well, right? And please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. And I'll be bringing more videos on the same topic जिसमें हम different theories of intelligence के बारे में डिटेल में बात करेंगे. So if you have understood it well, please subscribe to the channel and also see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.